हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक लंबे इंटरवल के बाद आज आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला है। तो भाई अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट थर्ड जो कि आपकी रहेगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। और इस यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट। तो भाई यहाँ पर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करेंगे। एक इसी से रिलेटेड चैप्टर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पहला चैप्टर हमारा होता था इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर भी आपने देखा था एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन, और वो क्या कॉमन सी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन रहेगी वहाँ पर करंट की। अब मान लीजिए हम यहाँ पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इस पोर्शन के नेबरहुड में एक कंपास निडल लाते हैं। भाई एक कंपास निडल यहाँ पर लाई जाती है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। अब जैसे ये कंपास निडल हम इसके नेबरहुड में लाते हैं तो ये कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। और डिफ्लेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन हमारी अपवर्ड है तो ये किस साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगी भाई? ये लेफ्ट साइड में। इसका नॉर्थ पोल जो है, जो यहाँ पर लाई कर रहा था, वो किस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। और साउथ पोल जो है वो किस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? राइट साइड में। मीन्स ये जो कंपास निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड में। इसके पीछे रीज़न क्या रहेगा भाई? अब ये जो इसकी डिफ्लेक्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ पर चेंज आया, पहले डायरेक्शन ये थी और अब डायरेक्शन ये हो गई, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसके पीछे क्या रीज़न रहा? ये करंट कैरिंग कंडक्टर। जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट का फ्लो हम बंद कर देते हैं, मींस यहाँ से की जो क्लोज थी उसको ओपन कर देते हैं, तो वापस से ये जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल थी या कंपास निडल थी, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ वो किसके इफेक्ट के कारण जनरेट हुआ है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। अब ये जो लेफ्ट साइड में ही क्यों डिफ्लेक्ट हुई, इसके पीछे रीज़न क्या रहेगा? यहाँ पर आपने एक 10th क्लास में पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, अगर यहाँ पर थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो किस साइड में कर्ल हो रही हैं भाई? वो जो टर्न हो रहा है इन फिंगर्स का वो किस साइड में? लेफ़्ट साइड में। इसीलिए ये नॉर्थ पोल किस साइड में चला गया भाई? लेफ़्ट साइड में यहाँ पर चला जाता है। वहीं अगर इसके बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, मींस नेगेटिव यहाँ आ जाए पॉजिटिव यहाँ आ जाए, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी।
और उस केस में करंट की डायरेक्शन किस साइड में होगी, डाउनवर्ड साइड में। उस केस में जो हमारे पास ये कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो अब लेफ्ट साइड की बजाय किस साइड में आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। एक इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए एक रूल बोला जाता है भाई, क्या, स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि अगर करंट जो है वो हमारा किस से, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा हो, ये साउथ साइड थी और ये हमारे पास नॉर्थ साइड है, ये अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ओवर मैग्नेटिक निडल, तो जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या बताइए आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ अपवर्ड साइड में लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल होगी वो किस साइड में डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये रूल क्या बोला जाता है भाई, स्नो रूल बोला जाता है, या स्विमिंग रूल भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक स्विमर जो है करंट की डायरेक्शन में अगर वहाँ पर वो अपने आप को स्विम करवा रहा है तो वो किस साइड में टर्न हो जाए, वो लेफ़्ट साइड में अगर टर्न हो जाए तो वो डायरेक्शन जो उसके लेफ़्ट हैंड की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन जिसकी रहेगी डिफ्लेक्शन की वहाँ पर डायरेक्शन रहेगी। ये तो था भाई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर की नेबरहुड में जब कोई कंपास निडल हम रख कर चलते हैं तो वो किस तरह से डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है, उसके पीछे क्या रीज़न यहाँ पर रहता है। अब हम अपना अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, उसकी यूनिट को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह से वो कंसेप्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसेप्ट लेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाता है, उसके नेबरहुड में मूव करवाया जाता है, तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज पार्टिकल। उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिखा रखी है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ये दिखा दी। अब देखो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पर लाई करेंगे, एक तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो तो बोला जाएगा भाई वी कोस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाएगा भाई, वो लिया जाएगा वी साइन थीटा। ये यहाँ पर कौन सा एक्सिस हो गया भाई, ये तीन एक्सिस के कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया, जेड एक्सिस। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तीनों एक्सिस एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके बेस पर इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा भाई, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, या यूँ कह सकते हैं बी और इस वेलोसिटी कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा था, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा भाई, एफ, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज पार्टिकल। दूसरा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वी साइन थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा वो फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर, वी पर। तो अगर इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ से एफ आ जाएगा भाई क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, या यूँ कह सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जब प्रोपोर्शनली साइन को हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट के आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर के की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लेकर चलते हैं तो एफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी को एक साइड में रख लीजिए भाई, बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इस फार्मूले के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या उसकी यूनिट को जो है डिफाइन किया जा सकता है। किस तरह से, अगर यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो, क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम हो, वी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड हो और थीटा यहाँ पर 90 हो, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 1 टेस्ला होगी। तो कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा हो, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और 1 कूलम का उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, और वो अगर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सब कुछ हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 टेस्ला। तो ये कंसेप्ट था अभी हमारे पास 1 टेस्ला का। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कंसेप्ट यहाँ पर करने से पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं भाई बी का। तो बी का फार्मूला हमारे पास आया था एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अब एफ का डायमेंशन फार्मूला जानते हैं आप, एम एल टी माइनस 2। क्यू की डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं तो ए टी हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। आई का डायमेंशन फार्मूला ए होता है और टी का टी। v की बात करते हैं तो एल टी माइनस 1 होता है, और भाई b की बात करते हैं, b का तो डायमेंशन फार्मूला हमने यहाँ पर एक मिनट भाई, हाँ यहाँ पर b नहीं आएगा क्योंकि b तो हम लेफ्ट साइड में ले चुके हैं। तो क्यू वी साइन थीटा, साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो यही डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी। इसकी फाइनल डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, अब देखिए एम एल, एल से तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की पावर 0 आ जाएगी। टी की पावर देखिए, ये टी 1 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया भाई, टी की माइनस 2, और e ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये आपके पास बच जाएगा भाई b का डायमेंशनल फार्मूला। इट विल बी एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1। इसके बाद 2 बड़े आर्टिकल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक है हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो किस चीज़ के लिए हम लेकर चलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके स्मॉल एलिमेंट के कारण
ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें कोई स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, dl दे रखी है, और ये जो स्मॉल कंपोनेंट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो और इस पॉइंट पर हम, ये पॉइंट P मान लीजिए, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकाली जाएगी। अब क्योंकि हम स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर करंट I फ्लो करवाया जा रहा हो, ठीक है, ये करंट I फ्लो करवाया जा रहा है और हमने एक जो स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट किया उसकी लेंथ dl हो, तो इस स्मॉल लेंथ कंपोनेंट के कारण जो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी स्मॉल होगी। तो वो जो स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो कितना करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में से, दूसरा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तीसरा dB की वैल्यू जो एंगल बन रहा है करंट एलिमेंट और जिसके बीच में जो डिस्टेंस ज्वाइन की जा रही है उस पॉइंट को, ये मान लीजिए हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो इस एंगल की साइन थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और चौथी वैल्यू dB की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। तो ये अगर इन चारों पोर्शंस को हम कंबाइन कर देते हैं तो dB की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगी IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये देखिए, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम ब्रेकअप करते हैं तो dB की वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है K टाइम्स IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो K है इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने स्मॉल पोर्शन के कारण आया। अगर आप पूरे कंडक्टर AB के कंसर्न अगर इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। dB का इंटीग्रेशन तो B आ जाएगा और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉमन, ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल लग जाएगा भाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट हो गया भाई हमारे पास किस चीज़ का, बायोट-सावर्ट लॉ का। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में इसी रिज़ल्ट को हमने दिखाना हो तो dB की वैल्यू किसके इक्वल दिखा सकते हैं आप, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R, इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। और नीचे भाई आ जाएगा R क्यूब, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड का R नीचे आएगा तो नीचे R स्क्वायर था, R स्क्वायर के साथ R मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा। और एक आपके पास यहाँ पर है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर लिया जाएगा और यूनिट वेक्टर में फिर हम वेक्टर डिवाइड बाइड्स मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये आपने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था। R कैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं R अपॉन R, ये R तो यहाँ ऊपर एडजस्ट हो गया और ये जो R था ये इस R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। और जो वेक्टर फॉर्म है तो dB के ऊपर भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर एरो मार्क आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। जहाँ तक इसकी डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन के लिए फिर वही हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए भाई, इसी
बायोट सेवर्ट लॉ पर ही बेस्ड हम अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसमें कौन से कंसेप्ट का यूज़ किया जाएगा भाई? अभी जो हमने डिस्कस किया है बायोट सेवर्ट लॉ। तो किस तरह से इसका यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कंसेप्ट देखिए भाई। ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आप लेकर चल रहे हैं XY, और इसमें कोई स्मॉल पोर्शन आपने सेलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ हमने जैसे पिछले आर्टिकल में ली थी DL। इस पोर्शन को आपने ज्वाइन कर दिया। अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये जो स्मॉल लेंथ कंपोनेंट लिया है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। और ये लाइन इस लाइन के साथ मान लीजिए कितना एंगल बनाती है? फाई। और ये इसके साथ कितना, ये तो आपको बताया ही था, थीटा। हम जैसे पीछे यहाँ पर ये डायग्राम बनाया था। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भाई? 90। तो यहाँ से और एक दो एंगल और बनेंगे, एक इस एंडिंग पॉइंट से को ज्वाइन कर देंगे हम इस पॉइंट से, और एक इस एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम इस पॉइंट से। तो दो एंगल और आ जाएंगे भाई। एक एंगल तो ये आ जाएगा और एक एंगल ये आ जाएगा। इस एंगल को मान लीजिए हम फाई 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एंगल को फाई 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमने M ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है। तो इस डायग्राम में सभी एंगल्स का कंसेप्ट आपको समझाया जा चुका है। दो एंगल्स के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप आ रहा है, किस के बीच में? थीटा प्लस फाई। ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई? 90 के इक्वल। या थीटा को कहा जा सकता है 90 माइनस फाई। इस कंसेप्ट का भी यूज़ करेंगे हम इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए, अब क्योंकि स्मॉल लेंथ अब करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ DL हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए भाई, तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, पीछे कंसेप्ट यूज़ किया था बायोट सेवर्ट लॉ, जिसमें DB की वैल्यू आपके पास आई थी μ0/4 पाई IDL साइन थीटा और अपॉन r²। R कौन सी थी वैल्यू? ये। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए अगर हम A से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको, ये पॉइंट DL यहाँ तक हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे हम इसके साथ, और ये डिस्टेंस अगर आपकी L दे रखी हो तो देखिए किस तरह से कंसेप्ट आगे बढ़ेगा भाई। यहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो साइन थीटा की देखिए, अभी कंसेप्ट थीटा और फाई के बीच में रिलेशनशिप लिया है, तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है भाई साइन ऑफ 90 माइनस फाई, और साइन ऑफ 90 माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? कोस फाई के। अब फाई कहाँ था भाई? हमारे पास ये एंगल था फाई। कोस फाई की अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास A था, तो कोस फाई को लिखा जा सकता है A/R। यहाँ से R की वैल्यू देखिए भाई, R इधर चला जाएगा, कोस फाई इधर आ जाएगा, A/कोस फाई एक्सप्रेस की जा सकती है।
एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई भाई, किस चीज़ की, आर की। ये देखो इसमें आर, एक वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की आ गई जो कि कोस फाई की फॉर्म में आ गई, एक आर की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की आ गई, आर की आ गई। अब बच गया डीएल। डीएल का रिजल्ट निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास लेंथ एल है, ये हमारे पास ए है और ये एंगल फाई है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट फाई एक्सप्रेस किया जा सकता है यहाँ से। टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल को एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई, ए इंटू टेंजेंट फाई। अब हमने डीएल का रिजल्ट निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, एल का डिफ्रेंशिएशन तो डीएल हो जाएगा, ए एज इट इज़, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर फाई और फाई का डेरिवेटिव डी फाई। तो डीएल की थर्ड वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 की ये तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए भाई। तो देखिए डी बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डीएल, डीएल की जगह पर देखिए ए सीकेंड स्क्वायर डी फाई, ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई पुट किया जा सकता है। इसके बाद साइन थीटा की जगह पर देखिए हम कोस फाई रख सकते हैं और नीचे आर स्क्वायर था भाई, आर की वैल्यू हमारे पास ही आई हुई है तो इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए अपॉन कोस फाई इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बेस पर आगे बढ़ाते हैं हम कंसेप्ट को भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई कोस ऑफ फाई और नीचे देखिए भाई ए स्क्वायर 1 अपॉन कोस फाई सीकेंट स्क्वायर फाई लिखी जा सकती है। ये सीकेंट स्क्वायर फाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से रिज़ल्ट आपके पास डी बी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और ऊपर बच गया भाई कोस फाई डी फाई। अब देखिए भाई ये वैल्यू जो आपके पास आई है ये तो सिर्फ इतने स्मॉल एलिमेंट के कारण आई है। अगर इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो बताइए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, डी बी का इंटीग्रेशन तो बी आ जाएगा और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इंटीग्रल कहाँ लग जाएगा भाई, कोस फाई डी फाई। अब कोस फाई डी फाई में अगर इंटीग्रल की बात करते हैं तो इसकी लोअर लिमिट देखिए, इस एंडिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो φ1 बन रहा है और क्योंकि इस लाइन से नीचे आ रहा है तो ये -φ1 से φ2, -φ1 इसकी लोअर लिमिट ली जाएगी और +φ2 जो है इसकी अपर लिमिट ली जाएगी। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कोस फाई का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो कोस फाई का क्या आ जाएगा, साइन फाई और -φ1 से φ2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और साइन φ2 माइनस साइन ऑफ फाई की जगह पर क्या आ जाएगा, -φ1। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2। अब देखिए मैथमेटिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस कंसेप्ट को अगर यूज़ करें तो ये माइनस बाहर ले आएंगे और एक माइनस पहले से था तो प्लस ऑफ साइन φ1 लिखा जा सकता है। यहाँ पर तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास बी का क्या आ गया भाई,
इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ फाई 2 प्लस साइन फाई 1 कहें या साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन फाई 2 कहें। अगर फाई 1 और फाई 2 आपको दे रखे हैं तो इन दोनों में वैल्यू पुट की जा सकती है। करंट आपको दिया हुआ मिलेगा, ए आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई मिलेगी, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखेंगे 10⁻⁻⁷। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वहाँ पर पुट करनी है। तो इसके बेस पर आप किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू वहाँ पर निकाली जा सकती है। अब इसमें अगर स्पेशल केस की बात की जाए तो अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस केस में देखिए भाई ये फाई 2 ये एंगल बनेगा मीन्स इस लाइन के पैरेलल। तो उस केस में देखिए ये फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और इसी तरह से ये नीचे वाला एंगल भी इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों एंगल इनफाइनाइट लेंथ के केस में बी की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और साइन 91 और साइन 91। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 + 1 2 आई अपॉन ए। ये स्पेशल केस आ जाएगा जब इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर वहाँ पर आपके लिए जा रहे हों। एक केस ये भी हो सकता है कि भाई अगर फाइनाइट लेंथ का हो और उसकी लेंथ आपको एल दे रखी हो, ये कंडक्टर एल लेंथ का दे रखा हो और पॉइंट पी जो है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता हो, तो उस केस में और फाई 1 और फाई 2 दोनों इक्वल दे रखे हों, ये फाई 1 और फाई 2 दोनों इक्वल दे रखे हों फाई के, और ये टोटल लेंथ एल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बताइए l/2 हो जाएगी। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी हमारी l/2 हो जाएगी। तो देखिए उस केस में आपके पास b की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और क्या था भाई हमारे पास साइन फाई 2 और फाई 1 इक्वल दे रखे हैं, तो साइन फाई प्लस साइन फाई ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये लिखा जा सकता है 2 साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू देखिए कहाँ से निकालेंगे, फाई हमने कौन सा लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था और वो एंगल वहाँ से फाई की वैल्यू ली थी। अब फाई तो किसके इक्वल आ रहा है, फाई 1 के, तो ये परपेंडिकुलर ये हमारे पास 90 डिग्री का केस बन जाएगा। तो इसमें साइन फाई 1 की वैल्यू निकालें या साइन फाई की निकालें वो एक ही बात है। तो वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी l/2, और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी थी, a थी। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, और साइन फाई की जगह पर आ जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास है भाई l/2, ये परपेंडिकुलर l/2, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है भाई l/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा भाई स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए, इस 2 को इधर ले आए, और ये हमारे पास l/2
और इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा L² प्लस 4A², ये तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और नीचे 4 जो आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अपॉन 2 लिखा जा सकता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा μ0/4 2i/a L/√L² प्लस 4a²। किस केस में, जब पॉइंट P जो है वो फाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा हो। तो ये आज हमने डिस्कशन किया भाई बायोट-सावर्ट लॉ का कंसेप्ट, और उसी पर बेस्ड एक और आर्टिकल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके कारण हमने एक गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है।